बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद से करनी चाहिए। ये इसमें बड़ी बरकत होती है। बहरहाल लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने गैस लॉज डिस्कस किए और आपके सामने बॉयल्स लॉ बता दिया, चार्ल्स लॉ बता दिया, कंबाइन गैस लॉ बता दिया। और अब अच्छा, कंबाइन गैस लॉ के बाद मैंने कहा था कि यार एक लॉ है जिसका नाम है प्रेशर लॉ। नहीं, प्रेशर लॉ तो इसका मैं बाद में नाम कहूँगा, इसका नाम है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, और इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर लॉ। अच्छा प्यारे बच्चों, अच्छा इसमें चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से इसको हम आइसोकोरिक लॉ भी कहते हैं। देखो तीन कंडीशन हो गई। एक कंडीशन हो गई आइसोथर्मल लॉ, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। एक कंडीशन हो गई प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक। एक कंडीशन हो गई वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक। ठीक है, तो प्रेशर लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है? प्रेशर ऑफ अ gas is directly proportional to the absolute temperature. Is directly proportional to the absolute temperature at constant volume. ठीक है, यानी प्रेशर का भी ताल्लुक टेम्परेचर से है और वॉल्यूम का भी ताल्लुक टेम्परेचर से है। अच्छा, यानी हम अगर मैथमेटिकली बोलें तो मैथमेटिकली मेरे पास क्या बनेगा? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोपोर्शनली के साइन हटेगा, के कांस्टेंट आएगा, P अपॉन टी इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही कंसिडर अ कंटेनर, वही वाली बात जो चार्ल्स लॉ में बताई थी, सेम वही बात इनिशियल कंडीशन के लिए क्या हो जाएगी? कंसिडर द गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, इट्स इनिशियल कंडीशन। अब इसमें क्या होगा बेटा? ये मेरे पास वॉल्यूम इसका है V। अच्छा, इस वक्त गैस का जो मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, उसका प्रेशर है P1। गैस के मॉलिक्यूल का इस वक्त इंटरनल प्रेशर क्या है? P1। और इस वक्त बिफोर हीटिंग वाली कंडीशन है तो टेम्परेचर T1 है। बिफोर हीटिंग वाली कंडीशन है तो टेम्परेचर T1 है। अच्छा, फाइनल कंडीशन क्या होगी जब आप हीट एनर्जी दे देंगे? अच्छा, आप देखो फाइनल कंडीशन में जरा गौर से देखना, वॉल्यूम अब भी V होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल का इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा आफ्टर हीटिंग। प्रेशर हो जाएगा P2 और टेम्परेचर हो जाएगा T2। अभी सर एक बात बताएं, तो फ़र्क क्या है दोनों में? वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन अंदरूनी तौर पे गैस का प्रेशर बढ़ चुका है। सही है भाई, जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने से उनकी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी।
और वाइब्रेशन बढ़ेगी तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग किस बात पर थे कि बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग। अच्छा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम सेम है। अच्छा, तो अब मैंने हीट एनर्जी बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग की बात कर रहा था मैं। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो फिर अंदर अब भाई हीट एनर्जी दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल ही को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एनर्जी को जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो वाइब्रेशन बढ़ेगी, और जब वाइब्रेशन बढ़ेगी तो वो जाके टकराएंगे किससे, पिस्टन की वॉल से, कंटेनर से, और उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ सेम जो है ना प्रेशर कुकर में होती है। देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है हीटिंग से पहले और हीटिंग के बाद। हीटिंग से पहले और हीटिंग के बाद वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और मॉलिक्यूल जाके टकराते रहते हैं किससे, कंटेनर की वॉल से। तो जो है वो इस तरह आपके पास कहानी होती जाती है। बहरहाल, अब फाइनल अब इसमें मैं अगर पहली कंडीशन पे अप्लाई करूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P1/T1 इज इक्वल्स टू के। इस पर अप्लाई करूँगा तो P2/T2 इज इक्वल्स टू के। कंपेयर करूँगा तो P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2, ठीक है। तो बॉल्स लॉ क्या था, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। चार्ल्स लॉ क्या था, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। कंबाइन गैस लॉ क्या था, P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। और फाइनली प्रेशर लॉ यानी गैलोसियस लॉ क्या हो गया, P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद एक बड़ा क्रूशल लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। देखो, तीन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। बाकी बीच में तो गरीबियाँ आ गई, कंबाइन गैस लॉ, प्रेशर लॉ। अब पांचवा जो लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, सुन लो। इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम of a given mass of a gas is directly proportional to its number of moles at constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, अब ये इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, और वॉल्यूम और किसका रिलेशन बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स का। अच्छा, मैथमेटिकली, अच्छा इसकी एक दूसरी भी इक्वेशन स्टेटमेंट है, वो भी ज़रा लिख लो ताकि याद रहे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस बल्कि मेरे ख्याल से दूसरी वाली स्टेटमेंट की ज़रूरत ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट में बात क्लियर हो गई है ना, तो हमें दूसरी वाली स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है, खामखा में मैं फजूल में लंबी करवा रहा हूँ। यानी वो स्टेटमेंट तो पूरी है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम वॉल्यूम, लेकिन जब इसमें ये बात मैं समझा चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड किया करो, ये मेरा शुरू से उसूल नज़र आता है आपको। तमाम की तमाम वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि मैं जो बात होती है उसको टू दी पॉइंट करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता।
असल में ये तजुर्बे हम इसलिए कर चुके हैं और इस पे अच्छा अमल भी आ चुका है, यानी रिजल्ट अच्छा आता है, यानी काम की बात लिखें उस पर नंबर मिल जाता है। बहरहाल मैथमेटिकली अगर आप लिखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी किसी भी गैस का नंबर ऑफ वो जो वॉल्यूम है ना वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली रिलेटेड है। अब इस बात को ज़रा मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। भाई देखो, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ के मुताबिक, गौर से सुनना, एट STP, व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 dm³ वॉल्यूम। STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर रहते हुए किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 dm³। पक्का सही है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 पता है कितने ग्राम के बराबर है? 44 ग्राम के। कैसे? कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 × 2 कितना होगा? 32 + 12 कितना होगा? 44। तो 1 मोल ऑफ CO2 बराबर है 44 ग्राम के, 44 ग्राम ऑफ CO2 के। और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट STP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री और प्रेशर होता है 1 atm, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। तो किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 44 ग्राम ऑफ CO2 के बराबर होता है। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 dm³। इसी तरह मैं कहूँ 1 मोल ऑफ H2 कितने ग्राम के बराबर होगा? हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो 2 एटम का मास कितना होगा? 2, तो 2 ग्राम के बराबर होगा। 2 ग्राम ऑफ H2 होगा। और ये भी STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 dm³ एट STP, ठीक है। यानी देखो, मास गैसेस के अलग अलग हैं, लेकिन अगर जो वॉल्यूम उतना ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल ऑफ O2, अब देखो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम, तो 2 का कितना होगा? 32, तो 32 ग्राम के बराबर होगा। और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 dm³, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी कहानी 1 मोल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर दूँ 2 मोल, फॉर 2 मोल्स, तो आप देख लो 2 मोल ऑफ क्या था पहली गैस? CO2। 44 के बजाय कितना हो जाएगा? 88 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगा। और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 × 2 यानी 44.8 dm³, 44.8 dm³। यानी देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब मोल्स और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। इसी तरह मैं कह दूं 2 मोल्स ऑफ H2, तो 2 के बजाय कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा? 4 ग्राम ऑफ H2 के। और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 dm³ × 2 यानी 44.8 dm³ ऑक्यूपाई करेगा। मतलब 2 मोल के लिए ये कहानी हो जाएगी, 1 मोल के लिए। यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाऊंगा तो अच्छा, अब 3 मोल हो जाए तो सर 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 67.2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, यार देखो कॉमन सेंस है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स। जो जब ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे, कम मॉलिक्यूल होंगे तो कम जगह घेरेंगे। ज़्यादा बारिश है, पानी, जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। कॉमन सेंस है यार, बिलावल भुट्टो जरदारी वाली लॉजिक, शिट लॉजिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। अब हम आइडियल गैस लॉ पढ़ेंगे जिसमें हम तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे और PV = nRT हम लोग निकालेंगे, ठीक है बेटा। ये मैं यहाँ पे आगे बता रहा हूँ।
अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं आइडियल गैस लॉ की। जनरल गैस लॉ या यूनिवर्सल गैस लॉ, सही है। अब ये तीन लॉस को कॉम्बिनेशन हुआ। यूनिवर्सल गैस लॉ is basically contain all the parameters which can define the state of a gas। सही है। किसी भी गैस की पूरी हालत को डिफाइन करने के लिए तमाम के तमाम पैरामीटर्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल गैस लॉ में होते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोयल्स चार्ल्स एंड एवोगैड्रोस लॉ, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहले मैं बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट नहीं लिखनी भाई, एक्सप्रेशन, इक्वेशन 1 हो गई। फिर चार्ल्स लॉ की एक्सप्रेशन लिख दो, ये एक्सप्रेशन 2 हो गई। इसी तरह तीसरी एवोगैड्रोस लॉ की लिख दो, ये एक्सप्रेशन 3 हो गई। तीनों को कंबाइन कर दो। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो v, अब देखो न्यूमरेटर में कौन आएगा, n आएगा, t आएगा, nt अपॉन p, और pv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt, ये डिवाइडर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा r, pv इज इक्वल्स टू r nt। तो ये जो है हमारे पास फाइनल आइडियल गैस लॉ आ गया, pv इज इक्वल्स टू r nt, और यू कैन राइट लाइक दिस, pv इज इक्वल्स टू nRT। अब इसमें जो r है ना वो जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है, t टेम्परेचर हो गया। अच्छा, वेयर r इज जनरल गैस कांस्टेंट, r कौन सा कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है। t टेम्परेचर है, v वॉल्यूम है, p प्रेशर है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका आइडियल गैस लॉ। अब इसकी कुछ शक्लें हैं, यानी वो शक्लें पेपर में, मतलब वो न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं, तो अब वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ऐसा लॉ है कि ये ऐसे, अब ये मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा ना तो मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा कि किस न्यूमेरिकल पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। सो समझ में आ जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लो। अभी थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं लॉ का, न्यूमेरिकल पे आएंगे तो उसमें सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने गैस लॉस के अंदर उस दिन 6 लॉज बताए थे बेटा, असल में 8 लॉज हैं। 2 लॉ मेरे जहन में अभी 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 आए, एक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है और एक डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, वो भी आएगा, वो भी आ रहा है, ठीक है। पी वी इक्वल्स टू NRT आ गया। अब जो है वो मैं आप लोगों को इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बता देता हूँ जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होती है। ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म है ना, यानी ये तो मतलब न्यूमेरिकल में यूज़ होगी, लेकिन कुछ पेपर में कुछ सालों से कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, वो भी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूनिवर्सल गैस लॉ इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की टर्म में ज़रा लिखते हैं इसको, तो सुन लो बेटा। देखो n क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स,
सही है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी इसको मैं लिख लूँ तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, बट इज स्मॉल एम गिवन मास, बट इज कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा अब आगे जल्दी से फटाफट, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये बेसिक लॉ है ना, इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय आर टी। अच्छा अब मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल एम आर टी अपॉन पी वी, तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो गया, स्मॉल एम आर टी अपॉन पी वी के बराबर हो गया। यानी अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो तुम गिवन मास को आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय पी वी कर दोगे। इसी तरह एक और भी तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास है, स्मॉल एम गिवन मास है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे बस फॉर्मूला पुट किया और मुझे ये निकाल, अभी ये न्यूमेरिकल आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूँ यूनिवर्सल गैस लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की टर्म में भी पूछा जाता है भाई, कुछ सालों में डेंसिटी के भी सवाल आ रहे हैं। अब तुम लोगों को प्यारे बच्चों पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा ऐसे ही है ना। चलो अब आ जाओ फॉर्मूले पे आ जाओ, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, सही है। अच्छा स्मॉल एन, एन के नंबर ऑफ मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर टी पी वी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को ऊपर की तरफ ले जाऊँ और वॉल्यूम को नीचे ले जाऊँ तो स्मॉल एम अपॉन वी आर टी हो जाएगा। अब देखो ये स्मॉल एम अपॉन वी बेसिकली क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर है, डेंसिटी के, तो इसकी जगह पे मैं डी लिख दूंगा, डी मतलब डेंसिटी। अब मुझे किसी क्वेश्चन में अगर डेंसिटी निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, D इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर टी, तो ये हो गई डेंसिटी की एक्सप्रेशन। तो बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास भी बता दिया और बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी बता दिया। अच्छा अगर लेट सपोज यूनिवर्सल गैस लॉ इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी दोनों बता दिया। अच्छा पेपर में आता है कि ड्राइव यूनिवर्सल गैस लॉ, तो आपने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास वाली एक्सप्रेशन नहीं बतानी उन्हें, बस आपने जस्ट मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी को छोड़ के जो इससे पहले तक का काम करवाया था वो बताना, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब जो है ना पेपर में है, अच्छा अब स्टेट द फॉलोइंग लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, प्रेशर लॉ, ये वो आ गया तो तुमने पूरा छाप दिया। या आगे अगर ड्राइव द जनरल गैस इक्वेशन तो वो लिख दी। अब इसके बाद एक पार्ट आता है बोर्ड के पेपर में, ये जो आर था ना, आर जनरल गैस कांस्टेंट, इसके बारे में पूछते हैं। इसके बारे में क्या पूछते हैं, बोलते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर इनटू यूनिट सिस्टम, आर की वैल्यू बताओ, 2 यूनिट सिस्टम में आर की वैल्यू बताओ। सर 2 यूनिट सिस्टम, मैं तुम लोगों को भी बताऊंगा 2 यूनिट सिस्टम में, ठीक है भाई। एक तो सवाल आएगा कि स्टेट द फॉलोइंग लॉज, अगर आ गया, वैसे तो नहीं आता लेकिन अगर लेट सपोज आ गया तो उसमें बॉयल्स लॉ बोल दिया तो तुम लिख देना वो, सही है। चार्ल्स लॉ बोल दिया तो वो भी लिख देना, एवोगैड्रो लॉ बोल दिया तो ये भी लिख देना। अच्छा अक्सर पूछते हैं कि ड्राइव दी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो ड्राइव करने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल गैस लॉ से स्टार्ट करना कि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, और ड्राइव करके दे देना पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, मसला नहीं है। ये मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी वाली एक्सप्रेशन नहीं लिखना। आगे बोलता है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर इनटू यूनिट्स, यानी अगर ये बोले कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर इनटू यूनिट्स, तो अब आपने क्या करना है, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ आर के ऊपर अब मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आर की कितनी 2 यूनिट्स में कौन कौन सी वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है 0.0821, एक वैल्यू होती है 8.314, तो वो दोनों वैल्यूज़ में आपको निकालना सिखाऊंगा। पूरा एक प्रोसीजर है, तो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।